दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं राजू चौथमा। अभी कल ही 30 तारीख अमरावती लोकसभा के लिए पहला नामांकन दर्ज हो चुका है कांग्रेस की ओर से। और कांग्रेस की ये जो सीट है, मैं समझता हूँ कि देश की सबसे लोकप्रिय सीट में से गिनी जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण सीट में गिनी जाएगी। कारण है इसका, मैं 6 महीने पहले बता चुका हूँ इस बारे में। बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, मेरे समाज के बहुत सारे दलित नेताओं से चर्चा हुई, बहुत सारे अदर कास्ट के लोगों से भी चर्चा हुई। मैं जब जब उनको पता था भाई 6 महीने पहले कि ये अमरावती की लोकसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जब मैं उनको कारण बताता था तो लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वो मेरी बात सच सिद्ध हो गई। कैसे? दोस्तों, दरअसल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बलबूते पर अभी की जो निवर्तमान सांसद है नवनीत राणा जी, उन्होंने उनके समर्थन से सीट जीती थी। लोकसभा उम्मीदवारी उन्होंने दाखिल किया था। कांग्रेस ने सपोर्ट किया, राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया, और जनता ने भरपूर प्यार देते हुए नवनीत राणा को पूरे बहुमत से जिताया। और ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति को जिताया जो कंटिन्यू 6-7 बार खासदार जो चुनकर आया था। पहले सातारा में, फिर बुल्ढाना में, फिर अमरावती में 2 दफा। ये सबसे प्रतिष्ठित सीट क्यों गिनी जाती? क्योंकि 2019 में जैसे ही नवनीत राणा चुनकर आई, दूसरे ही दिन उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दिया। वो समर्थन देने का परिणाम क्या हुआ? दोस्तों, पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस अपने सबसे निचले लेवल के प्रदर्शन पर आई थी। 54 सीटें मिली थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता पद को पाने के लिए जो केंद्रीय मंत्री का दर्जा होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, ये नवनीत राणा ने मोदी जी को समर्थन देने की वजह से, वो कांग्रेस की सीट की वजह से वो कम हो गई। 55 की संख्या नहीं हो पाई। उसकी वजह से लोकसभा में विपक्ष का नेता पद सोनिया गांधी को नहीं मिला। ये देश का दुर्भाग्य है, पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ कभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी मनमोहन सिंह के समय तक विपक्ष का नेता पद कभी भी छीना नहीं गया। लेकिन नवनीत राणा के रूप में जो समर्थन मोदी जी को दिया था, वो सोनिया गांधी को नेता पद नहीं मिला विपक्ष का। केंद्रीय मंत्री का दर्जा होता है। पूरे 5 साल लोकसभा बगैर विपक्ष के नेता पद से चली है। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, नवनीत राणा का अपना पिछला जो भी स्वार्थ हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि अमरावती के जनता का भला करने के लिए वो लोकसभा में मोदी जी को समर्थन दिया हो, कोई हरकत नहीं। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि कल जो नामांकन भरा गया, वो किसने भरा? वो कांग्रेस की ओर से बलवन भाऊ वानखड़े ने भरा। बहुत सारे दिग्गज उनके साथ में थे, अनिल देशमुख, यशोमती ठाकुर, रमेश बंजी, धनराज लिंगाड़े। सभी अपने अपने समय के, अपने अपने क्षेत्र के लीजेंड हैं। बात वो भी नहीं है। बात यह है कि अमरावती में कांग्रेस की सीट जो है, वो पिछले 34 साल के बाद पहली बार पंजा चुनाव लेकर आई है। इससे पहले रासू गवे को समर्थन दिया, रासू गवे यहाँ पर खासदार बने, बाद में राज्यसभा गए, राज्यपाल बने। उसके बाद में अ, नवनीत राणा को समर्थन दिया, नवनीत राणा को जिताया। 34 साल के बाद में ये सीट कांग्रेस को आज पंजे के रूप में यहाँ अमरावती को मिली। और यही मैं कहता था। लोग कहते थे शरद पवार यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वहां लोग जाएंगे। मैंने कहा शरद पवार को यहाँ से जगह नहीं छूटेगी, उनको यहाँ से सीट नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे जी का नंबर आया, उद्धव ठाकरे जी का बारे में मैंने कहा कि नहीं, उनको भी नहीं मिलेंगी, शिवसेना को जगह नहीं मिलेगी, कांग्रेस को ही मिलेंगी। ये मैं 6 महीने पहले से लड़ता आया हूँ। और ये भी कहा था बलवन भाऊ वानखड़े को ही टिकट मिलेगी, चाहे कितना भी जोर लगा। ठीक है, अभी कांग्रेस को सीट मिल गई, बलवन भाऊ ने नामांकन तक दाखिल कर दिया। सही मायने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है वो अभी चालू है बलवन भाऊ वानखड़े को। कांग्रेस को हराने की कोशिश बीजेपी ही नहीं करती, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी के अलावा भी बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे पिछले महत्वपूर्ण लीजेंड यहाँ के नेता है। उनमें 90% दलित नेता है, दलित संगठन है, जो कांग्रेस को हराना ही चाहते। पता नहीं कौन सा उनका पूरा दुराग्रह है, जो कांग्रेस से इतना खार खाते हैं, या कांग्रेस को हराना ही अपना लक्ष्य समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप राजनीति में आप हरा सकते हैं,
बाबा साहब भी कांग्रेस के विरोध में लड़ते थे, कांग्रेस भी बाबा साहब के विरोध में लड़ते थे। जग जाहिर है, एक दूसरे की हार होती है। लेकिन 70 साल में जो चीजें कांग्रेस ने दी है बाबा साहब के कहे या बाबा साहब के लिखे संविधान के रूप में, बाबा साहब तो 56 में चले गए थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? बाबा साहब ने कहा आरक्षण, आरक्षण कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया। बाबा साहब ने कहा नौकरियां, कांग्रेस ने नौकरियां क्रिएट किया। बाबा साहब ने कहा पीओएस बनाओ, कांग्रेस ने पीओएस बनाए। बाबा साहब ने कहा खेती तंत्र वगैरह बनाओ, कांग्रेस ने बनाए। दूरसंचार क्रांति में राजीव गांधी ने क्रांति की। आर्थिक जो धरातल रसातल में पहुंच गया था पूरा देश 2007 और 8 में, किसने बाहर निकाला? मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, सभी को पता है। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने यूपी बिहार के प्रत्येक जिले के, हर जिले के 500 दलितों को दुकान निकाल के देना और उसमें माल भर के देना, किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। दलितों के लिए बहुत कुछ हुआ है। घर की योजनाएं किसकी थी? कांग्रेस की थी। हर चीज दलित समाज में कम पढ़ाई की वजह से भी 4वीं पास, 7वीं पास, 10वीं पास, ये लोगों को पकड़ पकड़ के रेलवे में भर्ती करने का काम किसने किया? बाबू जगजीवन राम ने। पोस्ट में किसने भर्ती किया? बाबू जगजीवन राम ने। हर जगह पर सर्विस, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, यहाँ तक कि जिनके पास जमीन नहीं है जोतने के लिए, खेती करने के लिए, उनको भी इंदिरा गांधी की वजह से सीलिंग के रूप में 2 एकड़, 2.25 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ ऐसी जमीनें फ्री में दी। दलित समाज ये समझता क्यों नहीं? ठीक है, राजनीतिक दुश्मनी अलग है, लेकिन आपके पीछे एक बाबा साहब के रूप में जो खड़ा है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लीडर ही है ना। बाबा साहब ने जो सोचा मेरे दलित समाज को मिलना चाहिए, वो तो कांग्रेस ने दिया है। फिर आज का दलित ये क्यों नहीं सोचता? 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने में दलित नेताओं ने भी जितनी मेहनत की है, उतनी तो मुझे समझता है ब्राह्मण समाज ने भी नहीं की। कांग्रेस का जो वोटिंग बेस है वो एक दलित समाज है और दूसरा मुस्लिम समाज। ठीक है, 2014 में कोई कोई हरकत नहीं, 2014 में नरेंद्र मोदी को ला दिया, लेकिन जो 70 साल में कांग्रेस ने दिया है, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 10 साल में छीन लिया ना। किसका नुकसान हुआ? आरक्षण किसका खत्म किया? पीयूसी खत्म कर दिया। पीयूसी जितने भी सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाएं थी कांग्रेस ने जो बनाई है, जहाँ सरकारी या नौकरी, सरकारी नौकरियां मिलती थी, उन नौकरियों में ही आरक्षण के रूप में तरतूत है। संविधान में वही लिखा हुआ है, सरकारी कंपनियों में ही आपको सर्विस मिलेंगी। तो सरकारी कंपनियां तो भी प्राइवेट में चलेंगी, अदानी अंबानी को दे दिया, तो ये आरक्षण तो खत्म हो गया ना। तो आप सोचो आरक्षण का दुश्मन कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है। आप देखो आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो आपको पहचान में आना चाहिए। आपको अगर नौकरी नहीं तो आपका रोजगार खत्म हो गया, रोजगार नहीं तो आपका परिवार खत्म हो गया। आज 80 करोड़ जनता, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ जनता को मैं खाना खिलाता हूँ राशन के रूप में, क्या इससे पहले राशन नहीं मिलता था? ठीक है, और ये छाती ठोके जो बता रहे हैं 80 करोड़ जनता को मैं राशन पुराता हूँ, अनाज देता हूँ, क्या हमें भीख मंगा बना रहे हैं? हम भिखारी है? बाबा साहब का सपनों का भारत ये था। बाबा साहब ने जो कहा है, कृषि क्षेत्र में तंत्र ज्ञान लाओ, जहाँ जरूरत होगी वहाँ उद्योग लाओ, जहाँ जरूरत होगी वहाँ प्राइवेटीकरण करो। तो प्राइवेटीकरण करने का ऐसा बदला बाबा साहब के कहने का नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि हमारा आरक्षण खत्म कर दे। ये तो अन्याय पर अन्याय हो रहा है। दलित समाज को ये बातें समझना चाहिए। जो कांग्रेस की वजह से सर्विसेज मिलती थी, जिससे परिवार चलता था, जिनके पीढ़ी में एक व्यक्ति सर्विस करता था तो 4 लोग बैठ के खाते थे, जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन भी तो इन्होंने बंद कर दी। 2002 में जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अमेंडमेंट लाया पेंशन बंद करना सरकारी, इन्होंने बंद कर दिया। पेंशन 50% थी, आज पेंशन किस रूप में दे रहे? स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना में डालते हैं, डीसीपी वगैरह में डालते हैं। कितना मिलता है उसमें पेंशन? आपको बताते हुए हैरत होंगी। पिछले साल जो पहली पेंशन चालू हुई थी, पेंशन बंद होने के बाद में सिर्फ 1600 रुपये मिले थे उस व्यक्ति। बिहार की बात है। मतलब आपके परिवार का जरिया जो आधी पेंशन मिलना चालू हुई थी, वो भी तो बंद हो गया ना। किसकी वजह से हुआ? कांग्रेस की वजह से बंद हुआ या बीजेपी की वजह से बंद? ठीक है, कोई हरकत नहीं। राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाला। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के लिए एक चीज बताई कि यहाँ का असंगठित जो क्षेत्र है, कामगारों का, व्यापार का,
जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाते हैं, जो छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, वो खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। कैसे? अडानी अंबानी को प्राइवेटीकरण दे दिया सब कुछ। सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा रोजगार जो तैयार करता है, पैदा करता है इस देश में, जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती है प्राइवेट में, वो कौन देती है? असंगठित कामगार क्षेत्र के छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटे छोटे मिल, छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। सभी को पता है। दोष किसको देंगे? दलित समाज। कांग्रेस को, बीजेपी को? सोचने वाली बात है। आपका दुश्मन नंबर वन कौन है, वो तय करना दलित समाज का। ठीक है, नोटबंदी आ गई। नोटबंदी का ज्यादा फटका हमें नहीं पड़ा क्योंकि हमारा पैसा ही नहीं था। अमीरों को पास पैसा था, उनका जब्त हो गया काले धन के नाम पर। उसका दलित समाज पर कोई असर नहीं हुआ, कोई हर्ज नहीं। जीएसटी के रूप में आपका जितना भी पैसा है, जितना भी जेब खर्चा है, जितनी भी बचत है, जितनी भी छोटी छोटी कमाई है, वो जीएसटी के रूप में कैसे जा रही है? आज हालत इतनी आ गई है कि आपके कफन पर भी जीएसटी लगा हुआ है। जो स्कूलों में बही, पेन, पुस्तक जाती है, पेंसिल जाती है, उस पर भी जीएसटी लगा है। आपके शौचालय जो बने हैं ना, संडास वगैरह जिसे कहते हैं, उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। वो जीएसटी जिसने लगा, वो जीएसटी का उपयोग क्या है? उसका हिसाब कौन देगा? वो जीएसटी का पैसा वापस रिटर्न आ रहा है क्या? ये भी तो सोचना चाहिए। कौन प्रश्न पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। कांग्रेस वाले उससे लड़ रहे हैं। दलित समाज के बड़े लीडर कहाँ लड़ रहे हैं? अभी आपको मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में 1 जनवरी से 72,000 स्कूल प्राइवेट होगा, जो सरकारी स्कूल थे। बाबा साहब का सपना कौन सा था? यही सपना था ना कि फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। कांग्रेस ने फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल खोली कि नहीं खोली? कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, फ्री में फेलोशिप दिया, स्कॉलरशिप दिया, विदेशों में भेजा। कांग्रेस ने भेजा ना। बाबा साहब 56 में 56 से पहले सभी प्रकार करके गए थे, संवैधानिक तरतूद करके गए थे। कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया। 2014 के बाद में आज 2024 की 1 जनवरी को महाराष्ट्र की 72,000 स्कूल प्राइवेट कर दी गई। जब हमारे समाज का व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो आगे कैसे पढ़ेगा? बगैर शिक्षा के क्या है? बाबा साहब तो बोल के गए ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी दहाड़ेगा। ये बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पास कंपनियां है, पैसा है, वो पढ़ेंगे। शिक्षा न होने की वजह से सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? उससे प्रभावित कौन होगा? दलित समाज होगा, गरीब है वो। एजुकेशन के रास्ते बंद करने वाली सरकार, वो दुश्मन नंबर वन नहीं है दलितों के लिए? क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं सोचते 10 साल में? ये 10 साल मोदी सरकार का सबसे ज्यादा प्रभावित घटक जो होगा, वो दलित समाज। हमारे दलित समाज के नेता ये समझ नहीं रहे। उन्हें समझना चाहिए कि हमारे कांग्रेस के दुराग्रह की वजह से जो सामने वाली बीजेपी जीत कर आती है, कांग्रेस को कोई नहीं हराता, कोई हरा भी नहीं सकता। इतनी ताकत नहीं बीजेपी में। सिर्फ वोटों का डिवाइडेशन बीजेपी किस प्रकार करती है, और उन वोटों के डिवाइडेशन में दलित समाज के नेता कैसे आग में तेल डालने का काम करते हैं, ये समझने वाली बात है हमारे दलित समाज के और दलित समाज के नेताओं। इतनी जरूरी चीज अगर हमारा दलित समाज नहीं समझता है तो क्या करे? इस बार भी अगर 2024 में मोदी सरकार आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। एक संविधान की वजह से चंद्रचूड़ जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक अकेला जज और एक अकेला व्यक्ति, राहुल गांधी, एक रोड पर लड़ रहा है, एक कोर्ट में लड़ रहा है। हाँ, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं की फौज दौड़ती है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को भटकाने का काम जो हमारा समाज करता है या हमारे समाज के लीडर करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरी एक ही गुजारिश है, बाबा साहब ने 1947 से पहले एक चीज हुई थी, भारत पार्टीशन, भारत को जोड़ने का काम। उस समय में हिंदू महासभा के एक नेता ने द्विदलीय शासन प्रणाली लाने का एक पुरजोर प्रयत्न किया। तो बाबा साहब ने उस समय में सबसे पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था कि पहले देश, समाज बाद में। अभी भी वैसा ही वक्त आ गया। आज भी
भारत देश में द्विदलीय शासन प्रणाली की पद्धति आने वाली है, मनुस्मृति आने वाली है। इसलिए हमारे दलित नेताओं ने भी समझना चाहिए कि पहले देश, अभी स्वाभिमान घर में, अपने छाती में, अपने दिल में रखो। जिंदा रहेंगे तो स्वाभिमान भी जिंदा रहेगा, मर गए तो कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद कुछ नहीं होता, स्वाभिमान नहीं होता है। स्वाभिमान जैसी चीज मरने के बाद नहीं होती है। जिंदा रहते समय स्वाभिमान रखो आप। देश बचेगा, आपका स्वाभिमान बचेगा। और स्वाभिमान को बचाने के लिए आपको इस समय में बाबा साहब के संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब के संविधान को जो बचाने के लिए निकला है, उसको सपोर्ट करना भी जरूरी है। हम लड़ लेंगे, कांग्रेस से लड़ लेंगे, हम लड़ते आए हैं, हम हमेशा कांग्रेस से लड़ते आए, कोई हरकत नहीं है। लेकिन लड़ते लड़ते कांग्रेस से ही हमने पा लिया सब कुछ, कांग्रेस ने हमें दिया है। हर वो अधिकार बाबा साहब ने जो छीना है, वो कांग्रेस से ही छीनकर दलितों को दिया हुआ। हम आगे भी भविष्य में लड़ेंगे, लेकिन हम बीजेपी या मोदी सरकार या आरएसएस या मनुस्मृति की सरकार से हम नहीं जीत सक रहे, क्योंकि डायरेक्ट जेल में, नो जमानत। इसलिए दलित नेता भी बीजेपी आरएसएस का विरोध नहीं कर रही है इस समय में। दिल में शायद कुछ और हो, लेकिन आज जुबान पर नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस दुराग्रह की वजह से अभी भी दलित समाज चाहता है कि कांग्रेस हार जाए। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे हमारे यहाँ महाराष्ट्र की पार्टियों के कार्यकर्ताओं से सुना है, बीजेपी आई तो चलेगा, कांग्रेस नहीं आना चाहिए। ऐसी सोच रखना भी मुझे ऐसा समझता है कि ये देशद्रोह का काम है। इस वक्त बचाने का काम आपका है, दलित समाज का काम है, दलित नेताओं का काम है। और उस दलित समाज का प्रतिनिधित्व प्योर एससी समाज का, प्योर बुद्धिस्ट व्यक्ति, अमरावती लोकसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार, जमीन से निकला हुआ इंसान, सरपंच से लेकर विधायक तक बने हैं, और आज सांसद के लिए नामांकन कल ही दाखिल किया हुआ। ऐसे हमारे बलवन भगवान का अत्यंत सौम्य मिलनसार व्यक्तिमत्व, चेहरे पर हमेशा हंसी, हर किसी के कंधे पर हाथ रखने वाला, हर किसी के दुख दर्द समझने, ऐसा व्यक्ति पहली बार कांग्रेस के कोटे से कांग्रेस की सीट पर खड़ा है। ये तो दलित समाज के लिए अभिमान की बात है। आज उसको हराने के लिए जो कुचक्र रचा जा रहा है ना, पहले दिन नामांकन के दिन में, पहले दिन जो फॉर्म उठा रहे थे, 40 लोगों ने फॉर्म उठाए। किसके विरोध में लड़ रहे? समझने वाली बात है, क्यों लड़ रहे, कैसे लड़ रहे? लड़ो, हर किसी का लड़ने का शौक में लड़ना चाहिए। बाबा साहब भी बोल के गए, लड़ना चाहिए, लेकिन वहां संसद में बोलने वाला व्यक्ति तो जाना चाहिए ना। 160 लोग तो ऑलरेडी है ना संसद में, एससी एसटी ओबीसी मिला के 160 लोग है ना। बाबा बीजेपी के बिल के विरोध में क्यों नहीं आवाज किया? क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक नहीं है ना, वो बीजेपी के और अलग अलग इसके हैं। विरोध कौन करेगा? विरोध करने के लिए ताकत होना चाहिए। आज बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब की पार्टी भी नहीं है। ढेरों शक्लें बना के रखी है, कितने उसके संगठन है, दलित पंथर के कितने संगठन है। हाँ, दलित पंथर से याद आया, दलित पंथर के बड़ा नेता बीजेपी में जाके बैठे। दलित पैंथर से एक दूसरे नेता निकले हुए थे, उनकी पार्टी का नाम चेंज हो गया, पीरिपा, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, जोगेंद्र कवाड़े जी बैठे जाके शिंदे साहब के पास। किस लिए? सिर्फ एक एमएलसी के लिए, पीछे के दरवाजे से विधानसभा विधान परिषद में जाने के लिए? क्या लाचारी है? बाबा साहब अम्बेडकर ये क्यों नहीं समझ रहे कि मेरी जो ताकत है महाराष्ट्र में, चलो देश को मत बचाओ, महाराष्ट्र तो बचाओ। महाराष्ट्र बचाने के लिए आप क्यों एक दो सीट के आगे पीछे घूम रहे हैं? ठीक है, 5 का कांग्रेस ने, आप 4 पर भी अटक सकते हैं, आप 6 पर अटक सकते हैं, 7 पर अटक सकते हैं, कोई हरकत नहीं है। कांग्रेस नहीं दे रही, आप भी तो एक कदम पीछे आ सकते हैं ना। अपने वोटों का प्रतिशत कितना था वंचित का महाराष्ट्र में पिछली बार, वो भी तो देखने लायक है। 6% था, 2% तो एमआईएम का था, ओवैसी की पार्टी का, वो तो निकल गया, अभी 4% है। 48 सीटों में से 4% के हिसाब से कितनी सीट होना चाहिए? 2.5-3 सीट। आपको तो 5 सीट का पद किया हुआ है, क्यों नहीं लड़ रहे भाई? क्यों नहीं युति किया आपने महाविकास आघाड़ी से? सिर्फ 6 महीने बार्गेनिंग किया। बार्गेनिंग करना मतलब ये नहीं, बाबा साहब भी तो बार्गेनिंग करते थे ना, उन्होंने भी तो बार्गेनिंग कर करके पूरे छोटे छोटे अधिकार हासिल किए। एक एक साथ पूरा भारत देश थोड़ी मांगा उन्होंने बाबा साहब ने। हर अधिकार धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में धीरे धीरे करके बाबा साहब ने हासिल किया और संविधानिक तरदूत किया। उसी बाबा साहब के पौत्र बाबा साहब अम्बेडकर ये क्यों नहीं करते? इतने चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। भाई ठीक है, आपको इतने नहीं मिलेंगे, एक दो से कम करो, एक दो जाकर एक कदम पीछे भी आना चाहिए कभी कभी। अभी अभी समय देश बचाने का, अभी एक सीट का सवाल नहीं। आपकी एक सीट की वजह से, जैसे पिछली बार नवनीत रानी की एक सीट की वजह से सोनिया गांधी को विपक्ष का नेता पद नहीं मिला लोकसभा में। 5 साल बगैर विपक्ष के नेता पद की वजह से, नेता पद के चली है लोकसभा। आपकी एक सीट
कम होने की वजह से महाराष्ट्र में कुछ छोटा बड़ा होने वाला नहीं है। या वंचित बहुजन महासंघ के लिए 4 सीट होंगी भाई, 5 सीट होंगी, कोई हरकत नहीं है। 4 सीट भी आती है तो आपके आमदार बढ़ जाएंगे ना, विधायक बढ़ेंगे। उनका तो सोचो आप। विधानसभा में आप लोग लोकसभा की 5 सीटें लेंगे, 6 सीटें लेंगे, 6 सीट पर आप प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाले, वहाँ केंद्रीय मंत्री तो नहीं बनने वाले। वहाँ आप कहेंगे कि स्वाभिमान की बात है। स्वाभिमान अभी नहीं, स्वाभिमान नहीं, अभी देश, अभी देश पर गलतियां सुधारो। दलित समाज से मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ, अपने नेताओं को समझाओ कि देश किस दिशा में जा रहा, किस गहरे गर्त में जा रहा, किस गहरे समुद्र में जा रहा। और उसका सबसे बड़ा प्रभावित घटक अगर कोई होगा तो दलित समाज है। और दलित समाज को अगर इस समय में बचाना है तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा। बात अमरावती लोकसभा सीट की निकली थी, देश के राजनीति पर आया हूँ, महाराष्ट्र की राजनीति भी आ गई। बात वो नहीं है, बात अभी देश के लिए, अभी देश पर। बाबा साहब का देश पहले, बाबा साहब ने भी सबसे पहला समर्थन कांग्रेस को देश के लिए दिया था। पहले देश, फिर बाद में समाज, तब जाके पूरे भारत के 560 संस्थान एक करने का काम सरदार पटेल कर सके। अगर बाबा साहब ने समर्थन नहीं दिया, आज भी दलित समाज का समर्थन की आवश्यकता है, तब देश बचेगा। देश बचा तो हमारा अस्तित्व बचेगा, नहीं तो अस्तित्व खत्म होगा। धन्यवाद। जय हिंद।